हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टैलेंटेड हरियाणा। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी फरवरी में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, CBSE बोर्ड के भी और हरियाणा बोर्ड के भी, और टाइम बहुत कम बचा है। तो इसी को देखते हुए हम अपने चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज़, जिसमें मैं आपको इस चैनल पे एसएस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। फ़िलहाल ये सीरीज़ हिंदी मीडियम के लिए है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी चाहते हैं तो वो कमेंट करेंगे तो इंग्लिश मीडियम के लिए स्टार्ट हो जाएगी, नहीं तो हिंदी मीडियम के लिए ये सीरीज़ चलती रहेगी। कंप्लीट सिलेबस कवर करने की हम कोशिश करेंगे। चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि अब ये लास्ट टाइम है। चैप्टर आप अपने स्कूल में, एकेडमी में पढ़ चुके हो। अभी हम अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन एक साथ, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये सारे हम डिस्कस करते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि इन वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो से कुछ फ़ायदा भी हो रहा है तो भी आप ज़रूर बताएं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज हमारी फर्स्ट क्लास है, और आज हम करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। जो कुछ क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से होंगे, कुछ क्वेश्चन मैंने जियो से भी डाले हैं, और ये सारे क्वेश्चन CBSE बोर्ड ने पूछे हुए हैं, और हरियाणा बोर्ड के लिए भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो आप ध्यान रखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 मतलब 1789 में हुई थी। याद रखेंगे आप। अगर आप मेरी वीडियो सुन भी लोगे तो भी आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ये MCQ जो आपके आएंगे 20 CBSE में, उसमें आपके लिए फ़ायदा करेंगे ये क्वेश्चन, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और बाकी जब आप कोई 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन भी अगर लिखोगे तो उसमें भी ये इम्पोर्टेंट होते हैं उसके लिए। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि 1815 की वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। आप ध्यान रखेंगे 1815 की वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख। उसके बाद क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी खांसी जुकाम हो जाता है, ये शब्द किसने कहे थे। तो ये शब्द कहे थे मेटरनिख ने। उसके बाद क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है, इटली की गुप्त संस्था यंग इटली का गठन किसने किया था। इटली की एक गुप्त संस्था थी जिसका नाम है यंग इटली। इसका गठन किसने किया था। इसका गठन किया था मेत्सिनी। मेत्सिनी ने इसका गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। प्यारे बच्चों आप ध्यान रखेंगे, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा असहयोग खिलाफत आंदोलन कब वापस लिया गया। तो ये लिया गया था 1922 में। एग्जैक्ट डेट है 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा नामक जगह पे कुछ पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था, जिससे दुखी होकर गांधी जी ये आंदोलन वापस ले लेते हैं। और ये आपका मैप से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि चौरी चौरा जगह को आप रिप्रेजेंट करें, तो ये यूपी में जगह है, गोरखपुर के पास। ये आप ध्यान रखेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो प्यारे बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था 1914 से 1918 तक। कपास उत्पादन के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो कपास उत्पादन के लिए काली मृदा, जो काली मिट्टी होती है, वो उपयुक्त होती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें। उत्पत्ति मतलब जहाँ से उन संसाधनों का निर्माण हुआ है, उत्पन्न हुए हैं, वो जहाँ से संसाधन उत्पन्न होते हैं उसके आधार पे कितने टाइप के होते हैं। तो जब संसाधन उत्पन्न होते हैं या उत्पत्ति के आधार पे संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैव और एक अजैव। मतलब जब कोई संसाधन बनेगा, उत्पन्न होगा, तो उसके आधार पे या तो जैव या अजैव। अब ये इम्पोर्टेंट है कि अजैव संसाधन कौन से हैं और जैव संसाधन कौन से हैं। अजैव संसाधन वो संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बनी हैं, और जैव संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनके अंदर जीवन होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार सीबीएसई पूछ चुकी है। अजैव संसाधन क्या है? वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। और जैव संसाधन क्या है? वो संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन होता है। तो जो संसाधन उत्पन्न होते हैं, बनते हैं, निर्माण होता है, तो या तो वो अजैव होंगे या जैव होंगे। मतलब या तो वो निर्जीव होंगे या उनमें जीवन होगा। ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद समापत्या के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें। समापत्या का मतलब है कि जब संसाधन होते हैं तो कुछ संसाधन ऐसे हैं कि समाप्त हो जाते हैं, कुछ संसाधन ऐसे हैं जो समाप्त नहीं होते। उसके आधार पे संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के हैं, नवीकरण योग्य संसाधन व अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण संसाधन वो हैं या नवीकरणीय संसाधन वो हैं जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये हम बार बार यूज कर सकते हैं, जो अनलिमिटेड हैं। और अनवीकरण योग्य संसाधन वो हैं जिनको बार बार यूज नहीं किया जा सकता, जो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हैं और जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? चिपको आंदोलन का संबंध था वन संरक्षण से। पेड़ों को बचाने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था। पेड़ों की कटाई हो रही थी और वहाँ के स्थानीय लोग जाके और पेड़ों के साथ चिपक जाते हैं। इस आंदोलन को कहा गया था चिपको आंदोलन। तो ये पेड़ों के संरक्षण के लिए, संरक्षण से संबंधित, मतलब पेड़ों को बचाने से संबंधित ये आंदोलन था। उसके बाद है भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1972 में। ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वन्य जीवन रक्षण अधिनियम लागू किया था 1972 में और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने गरव से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बांधों के निर्माण के साथ ही भारत में
विकास होगा, किसानों का फायदा होगा, इसलिए उन्होंने इनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो प्यारे बच्चों, टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ है। हीराकुंड बांध का निर्माण महानदी पर हुआ है। ये बांध हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, एमसीक्यू या मैप में आपसे पूछे जाएंगे। तो भागीरथी आप याद कर लेंगे हीराकुंड, टिहरी बांध याद कर लेंगे भागीरथी नदी पर, और हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? महानदी पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने पहले पूछ रखा है, जल दुर्लभता क्या है? दुर्लभता होती है कमी। तो जल की कमी क्या है? मतलब मांग की तुलना में पर्याप्त उपलब्ध जल संसाधनों की कमी क्या कहलाती है? जल दुर्लभता कहलाती है। मतलब जितने जल की मांग है, जितने पानी की डिमांड है, उतने जल संसाधन उपलब्ध ना हो तो वहाँ पे हम कह देंगे कि वहाँ पे जल की क्या है? कमी है, और इसी को कहा जाता है जल दुर्लभता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? ये है सतलुज नदी पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देश्य परियोजना क्या है? बहु का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा, उद्देश्य मतलब पर्पस, परियोजना होती है स्कीम। तो वो परियोजना जो एक से ज़्यादा उद्देश्य को पूरा करने के लिए चलाई जाती है, नाम से ही मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ इसको ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े। मतलब वो परियोजना जो एक से ज़्यादा उद्देश्यों को पूरा करती है वो बहुउद्देश्य परियोजना कहलाएगी। चलिए एक बार आंसर भी पढ़ लेते हैं। वह योजना जो एक साथ अनेक उद्देश्यों को पूरा करती है, जैसे सिंचाई, जैसे बिजली उत्पादन, जैसे बाढ़ नियंत्रण आदि। इसमें आप और भी लिख सकते हो मत्स्य पालन, टूरिज्म, तो और भी काफ़ी उद्देश्य हो सकते हैं। देखिए जैसे बांध बना दिया गया तो उस बांध के पानी को गिरा के बिजली भी बनाएंगे, उस पानी में मत्स्य पालन भी कर सकते हैं, नदी के पानी को रोक के बाढ़ नियंत्रण भी कर सकते हैं। तो ये जो परियोजना है वो एक से ज़्यादा उद्देश्यों को पूरा कर रही है, इसलिए इसको कहते हैं बहुउद्देश्य परियोजना। ये कुछ क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करेंगे, और आगे की वीडियो के लिए इंतज़ार करते रहिए। डेली मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।